सो वेलकम बैक। तो पीएससी का सब कुछ पढ़ चुके हैं अपन और लगभग पीएससी का कवर हो चुका है। अब देखो पीएससी से रिलेटेड कुछ बातें जो उन्होंने एलिमेंट्स पढ़े थे उसमें एक पहला इन्वायरमेंट मैंने आपको बोला था कि एजुकेशन है, ठीक है। दूसरा प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बोला था सेफ वाटर एंड सैनिटेशन वाला। तो सेफ वाटर और सैनिटेशन एंड सैनिटेशन है ना, इसमें कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसमें देख लो। पहली, वाटर में क्लोरीन डिमांड को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? वाटर में, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुने। वाटर में जो क्लोरीन है उसकी डिमांड कितनी होनी चाहिए, उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो उसके लिए एक एपरेटस आता है, हॉरेक्स एपरेटस, ठीक है। एस्टिमेटेड डिमांड ऑफ वाटर, मतलब कितनी डिमांड है ना, क्लोरीन डिमांड वाटर में कितनी है, उसके लिए क्या आता है? डिमांड एक आता है हॉरेक्स एपरेटस। हॉरेक्स एपरेटस याद रखना, इसको काम आता है हॉरेक्स एपरेटस, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन की रेजिडुअल, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन वाटर में कितनी है, उसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है जिसको बोला जाता है ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक चीज आती है कि वाटर में कितने अमाउंट जो क्लोरीन है वो डालने की जरूरत होती है। तो देखो वाटर तीन तरह का होता है, हार्ड वाटर होता है, ठीक है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। तो कुछ वाटर की अलग अलग डिमांड के हिसाब से अलग अलग ये रहती है। तो सबसे पहले ड्रिंकिंग पर्पस के लिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कितने अमाउंट ऑफ क्लोरीन मिलाना चाहिए? तो 0.5 mg पर लीटर, कितना पर लीटर के हिसाब से आपको क्या करना है? पर लीटर के हिसाब से आपको क्या करना है? क्लोरीन को मिलाना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज ध्यान रखना है, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसइंफेक्शन टू दी वाटर के लिए क्या मिलाया जाता है? डिसइंफेक्शन के लिए क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन। क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन पानी मिलाया जाता है। कितना मिलाया जाता है? 0.5 mg। रेसिडुअल वॉल्यूम किससे चेक करते हैं? ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट। क्लोरीन डिमांड किससे चेक करते हैं? हॉरेक्स एपरेटस से। और एक वाटर में क्लोरीन को मिक्स करने के लिए, मिक्स करना क्या कहलाता है? तो उसको कहलाता है क्लोरोनॉन। एक एपरेटस आता है जिसके थ्रू वाटर में क्लोरीन को मिलाया जाता है। किसके थ्रू? क्लोरोनॉन के थ्रू। तो ये कुछ खास सेफ वाटर सैनिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ड्रिंकिंग पर्पस वाला आप याद रखिए कि कितना अमाउंट ऑफ ये है, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन होता आता है कि फिल्टर करने के लिए एक क्वेश्चन और बनता है यहां पर कि जैसे वाटर जो है उस वाटर को फिल्टर करना है। फिल्टर इन सेंस गंदा पानी को अच्छा पानी करना है, तो उसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो एक आपने नाम सुना होगा एलम करके, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड करके आता है एलम, बारहवीं में बहुत पढ़ा होगा एलम। कितना मिलाया जाता है? तो 5 से 35 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से, ठीक है, पर लीटर के हिसाब से एलम मिलाया जाता है, जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये मिलाया जाता है, कितना मिलाया जाता है? 5 से 35। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए 0.5 मिलीग्राम पर लीटर। वो एपरेटस जो मिलाने के काम आता है क्लोरोनॉन,
डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीन कितना 0.5 mg पर लीटर रेसिडुअल वॉल्यूम, ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट और क्लोरीन डिमांड के लिए होरोक्स एक्रेटस। ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर जो एलिमेंट है उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। उससे अपन आगे की तरफ बढ़े और जो चौथा एलिमेंट था वो है MCH। अब देखो इसके अंतर्गत बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग में बिठा लें। MCH सर्विसेज ये एक कमिटी थी, जिसके कमिटी के डिसीजन पे ये आया था, जिसको बोलते हैं कैल्मे-फोर्ड कमिटी। कौन सी कमिटी? कैल्मे-फोर्ड कमिटी के बैठक में इसको डिसाइड किया गया था। ये कैल्मे-फोर्ड कमिटी MCH, ये जो MCH सर्विसेज है भारत में, इन्हें RCH के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? RCH के नाम से, दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के नाम से। भारत में ये कब लागू हुआ? ये मैं आपको तारीख लिखवा चुका हूं। ओरिजिनली 15/10/97 याद रखेंगे। 19/10/97 अगर मैंने लिखा दिया है तो उसे सही कर लें। 15/10/97 को अगर ऐसा लिखाया हो कभी 15/10/97 ही है इसकी डेट वैसे, ठीक है, ध्यान रखें इसको। और वर्ल्ड लेवल पे ये कब RCH पोर्टल में कन्वर्ट हुआ था? तो वर्ल्ड लेवल पर जो ये है 1995 में, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं शायद उसमें जो क्वेश्चन है उसमें, जिसमें सन से रिलेटेड अपन बात कर चुके हैं। इन इंडिया, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहां से आया तो ये MCH से आ जाएगा। अब देखो इस MCH के अंतर्गत अपन 3 बातें पढ़ते हैं। क्या बोला है यहाँ पर? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। रिप्रोडक्टिव इन सेंस दैट इज एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल, ठीक है, नेटल। तो ये पीरियड हो गया रिप्रोडक्टिव पीरियड, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ दैट इज पोस्टनेटल, ठीक है। और हेल्थ आप सब जानते ही हैं। तो ये जो RCH पोर्टल है इसके अंतर्गत अपन इन 3 चीजों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, किसको? MCH को। या जो RCH अपन पढ़ेंगे, इस RCH में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं देखिए आप लोग, RCH या MCH, ठीक है। तो इसमें देखना, पहला एंटीनेटल, सेकेंड इंट्रानेटल और पोस्टनेटल, ठीक है। सबसे पहली बात आती है एंटीनेटल की। एंटीनेटल दैट मींस प्रेगनेंसी अचीव हुई है या प्रेगनेंसी कंसीव की है, उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले क्या करोगे? कंफर्म हुआ है तो बताना है। किसकी जिम्मेदारी? तो प्राइमरी हेल्थ नर्स की जिम्मेदारी होती है अर्ली रजिस्ट्रेशन की। क्या है? अर्ली रजिस्ट्रेशन किसकी जिम्मेदारी है? प्राइमरी हेल्थ नर्स की, ठीक है। ये जिम्मेदारी किसकी है? अर्ली रजिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत कुछ चीजें आती है, जैसे हाइजीन, क्या क्या ध्यान रखना, ठीक है। जैसे जितने भी वल्नरेबल एरियाज इन द सेंस जेनिटल एरिया, ब्रेस्ट के चारों तरफ, ठीक है, आपकी एक्सिला हुआ, ग्रोइन रीजन हुआ, जहां पर पसीना ज्यादा होता हो ऐसी जगह को साफ सफाई अच्छे से रखें, इंफेक्शन नहीं। पहली बात हाइजीन से रिलेटेड है। इसमें अपने को क्या क्या ध्यान रखना है? हाइजीन, ठीक है। हाइजीन से रिलेटेड एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, कभी भी आपको उल्टी वगैरह होती है तो खाना नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या सर्विसेज आती जाएगी, आप एक एक करके थोड़ा ध्यान रखें। दंत मंजन करना नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं कि टूथपेस्ट अंदर चला जाएगा तो ऐसा नहीं करते। दांत हमेशा मांजना है, 2 टाइम करना है, सफाई उसकी करना ही करना है। टूथ एक्सट्रैक्शन का मतलब दांतों को जो निकलवाते हैं वो प्रेगनेंसी में अवॉइड है। लेकिन अगर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी सेफ है तो इस प्रेगनेंसी में आप उसको क्या कर सकते हो? एनेस्थीसिया लगा के, लोकल एनेस्थीसिया लगा के टूथ एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं। बातें याद रखना है ना। उसके बाद टूथ एक्सट्रैक्शन को हो गई बात, उसके बाद नेक्स्ट बात आती है
कि इसमें ट्रैवलिंग और सेक्सुअल एक्टिविटी और ये जो है ये पूरी तरीके से कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री में कोई भी एब्नॉर्मलिटी हुई है तो, लेकिन अगर कोई भी एब्नॉर्मलिटी नहीं हुई है तो ट्रैवलिंग और सेक्सुअल एक्टिविटी दोनों ही कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। और बेस्ट टाइम जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर और अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई अवॉइडेंस नहीं है। ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, सेक्सुअल एक्टिविटी भी कर सकते हो। अब ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो क्या गाड़ी बैल किसी पे भी चले जाएंगे? तो नहीं। ट्रैवलिंग के लिए जो बेस्ट साधन है वो तो है ट्रेन। क्या है? ट्रेन बेस्ट साधन। उसके बाद बात करते हैं कि एक्सरसाइज आपको करनी है। क्या करनी है? एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी? स्विमिंग, ये ध्यान रखना। बेस्ट एक्सरसाइज स्विमिंग। और पेल्विक फ्लोर, एक कौन सी करनी है? पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। इसमें बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है? कीगल एक्सरसाइज याद रखें, ध्यान रखें, कीगल एक्सरसाइज। ठीक है, एक ये हो गई। उसके बाद कभी भी हाई हील्स की चप्पल नहीं पहननी है। हाई हील्स की चप्पल अगर आप पहनोगे पेल्विक टिल्टिंग होगी। पेल्विक टिल्टिंग का मतलब आप जैसे कि आपने हाई हील्स की पहनी तो ये वाला जो पोर्शन है आपके जस्ट एब्डोमेन के नीचे वाला रीजन ये नीचे की तरफ झुकेगा। दैट मींस आप खुद ट्राई करो, आप अपने जो टॉयज है, अंगूठे, जो पैरों के अंगूठे उस पर खड़े होने की कोशिश करो। तो ये वाला एरिया नीचे झुक रहा है और पीछे की तरफ से ऊपर उठ रहा है, तो उसको बोलते हैं पेल्विक टिल्टिंग। क्या होता है? पेल्विक टिल्टिंग। तो पेल्विक टिल्टिंग होने की वजह से क्या होता है कि आपको बैक एक, जो आपके बैक एक जो बोलते हैं ना कि कमर दर्द हो रही है प्रेगनेंसी में, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। और ये चीजें कुछ रिलेटेड टू थी इससे अपने। ठीक है, लंबे समय से खड़े नहीं रहना है, हमेशा कौन से हाइट, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ध्यान रखना है। लेफ्ट इज लेफ्ट, दैट मींस हमेशा कौन से हाइट अपने को सोना है, राइट साइड या लेफ्ट साइड? बताओ। लेफ्ट साइड। कॉमन एडिमा कौन सा होता है? कॉमन एडिमा इन प्रेगनेंसी तो राइट लेग का। किसका होता है? राइट लेग का। क्यों? क्योंकि आप लोग सोते हो तो उसकी वजह से जो आपकी एरोटा है वो क्या होती है? कंप्रेस होती है। और कंप्रेस होने की वजह से क्या होता है कि जो नीचे का जो ब्लड है वो ऊपर नहीं आ पाता, और उसकी वजह से कॉमन एडिमा जो आपको देखने को मिलता है वो कौन से पैर में देखने को मिलता है? राइट लेग में देखने को मिलता है। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो याद रखनी है और यहां से क्वेश्चन रखते हैं। खाना, रिलेटेड टू खाने, इसमें एक बात याद रखनी है कि कभी भी उसको एक साथ खाना नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। और उसमें आप क्या क्या दे सकते हो? टोस्ट दे सकते हो, टोस्ट का मतलब टोस्ट जो आते हैं वो दे सकते हो। साथ ही साथ उसको लाइट खाना, दैट मींस आप उसको चिप्स वगैरह खिला सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, ये बातें इतनी याद रख लोगे तो आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक बात और याद रखनी है, वजन उठाना है क्या? नहीं उठाना है। बियर, कपड़े कौन से पहनने हैं? कपड़े बताओ, टाइट पहनने हैं या ढीले पहनने हैं? ढीले पहनने हैं। तो वियर क्लोथ कौन से करने हैं आपको? ढीले कपड़े पहनने हैं। उसके बाद हाई हील्स को अवॉइड करना है। कितने टाइम आपको रेस्ट करनी है? रेस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है। रेस्ट कितनी करनी है? तो 8 से 10 घंटे, 8 to 10 आवर्स रेस्ट करनी। ठीक है, 8 to 10 आवर्स रेस्ट करनी है। और पेल्विक टिल्टिंग होती है, बैक एक होता है, किसकी वजह से? हाई हील्स की वजह से। और 8 से 10 घंटे एडिमा, पेल्विक फ्लोर का एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज। ये ट्रेवलिंग कर रहे हो, घूमना फिरना कर रहे हो तो ट्रेन के थ्रू करें। एक्सरसाइज की बात करें तो स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है, सेकंड सेक्सुअल के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कौन सा ट्राइमेस्टर सेफ है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड सेफ, ऐसे याद रखिएगा। कैसे? सेकंड सेफ। ठीक है, सेकंड सेफ को याद रखें। उसके बाद और कुछ बचता हो तो बताइए। और ये समझाना है महिला को कि वॉमिटिंग पहले और तीसरे ट्राइमेस्टर में ज्यादा रहेगी,
क्यों रहेगी? इसके पीछे कारण ये है कि HCG का लेवल बढ़ता है। और तीसरे ट्राइमेस्टर में HCG का लेवल क्यों बढ़ता है? तो क्योंकि बेबी मैच्योर हो चुका है, और बेबी मैच्योर होने के बाद में डिलीवरी की सर्विसेज आने वाली है, दैट मींस डिलीवरी होने का टाइम आने वाला है, तो उसमें भी क्या होगा, आपको वॉमिटिंग, नोजिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, उसको क्रैकर्स वगैरह या फिर चिप्स वगैरह जो हल्का फुल्का खाना है वो देते रहें। ठीक है, ये बहुत सिंपल वे में आपको समझा दिया गया है। उसके बाद बात करें कि पहला ट्राइमेस्टर कहां से कहां तक होता है, तो 0 से लेके 12 महीने। 12 महीने मतलब 3 साल, 3 महीने, सॉरी 0 से लेके 12 वीक, और इसे अपन 3 महीने बोल सकते हैं। ठीक है, पहला ट्राइमेस्टर, दैट इज पहला ट्राइमेस्टर। एंटीनेटल को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा हुआ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 से 12 वीक। अब पहली बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिटनस का जो डोज है वो कब लगाया जाता है, तो क्वेश्चन अगर आपके सामने ऐसा लिखा जाता है कि पहला डोज कब लगाया जाता है, क्या लिखा जाता है, पहला डोज, तो क्या बोलोगे, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लगाएं। किसके बारे में बात कर रहा हूं, टिटनस की। टिटनस का 3 डोज रखते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी 3 साल के अंदर 2 प्रेगनेंसी हो गई, दैट मींस 2 बच्चे आपने पैदा किए हैं कितने साल के अंदर अंदर, 3 साल के अंदर अंदर, पॉसिबल है। 9 18 29 27 29 36, वैसे तो 3 साल के अंदर गैप में अंतराल में 1 साल छोड़ दो, 2 साल और बच रहे, तो हो सकता है किसी की प्लानिंग हो कि 3 साल में निपटा आपके काम खत्म, तो उसमें आपको कितने डोज लगते हैं, 3 डोज लगते हैं। ठीक है, कैसे, पहली प्रेगनेंसी हुई, पहली प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए हो, तो एक तो लगता है एज अर्ली एज पॉसिबल 0 से 12 वीक के अंतर्गत। ठीक है, और दूसरा टीका लगता है 28 दिन के बाद में। पहला तो लगा आपको 12 वीक पे, और उसके बाद 4 वीक के बाद लगता है, तो कब लगता है, 16 वीक पे। ठीक है, पहला टीका टीटी फर्स्ट डोज और टीटी सेकेंड डोज। ठीक है, ये सेकेंड डोज, तो ये 2 डोज तो लग चुके। अब अगर मान लो आपके कंसेक्यूटिव पीरियड 3 साल कंप्लीट नहीं हुए और आप फिर से प्रेग्नेंट हो, तो उस समय आपको 2 टीके नहीं लगेंगे। जैसे ये पहली प्रेगनेंसी में आपको 2 टीके लगे ना, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी, इसमें आपको 2 टीके लगे ना, तो सेकंड जब भी प्रेगनेंसी होगी उस समय आपको 2 टीके नहीं लगेंगे, आपको केवल 1 टीका लगेगा, और वो भी कब लगेगा, एज अर्ली एज पॉसिबल। क्या बोलोगे, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। कब, 0 से 12 वीक में कभी भी लगा दो। ठीक है, अर्ली रजिस्ट्रेशन किसका काम है, दैट इज PHN नर्स का। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गई टिटनस की बात, मतलब टिटनस टॉक्सोइड के बाद जो टीटी का जो टीका लगता है वो। उसके बाद बात आती है कि इसमें आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, ठीक है, प्रोटीन, और एक्सरसाइज में बता ही चुका हूं। ठीक है, उसके अलावा और क्या होता है, एनर्जी कितनी होती है, डाइट कितनी लेनी है। ठीक है, तो ये चीजें समझनी है। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइट की। कितनी बात कर लेते हैं, डाइट की। तो डाइट में क्या आता है, खाना, और खाने में क्या, आपको रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेनी है। रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट लोगे तो ज्यादातर वो क्या रहेगा, स्टमक में भरा रहेगा और आपको वोमिटिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पुअर कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। ठीक है, ध्यान रखें, पुअर कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। साथ ही साथ लो, जिसे बोलते हैं लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन ले सकते हो आप, हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। ठीक है, और रिच इन फाइबर। उसके बाद डाइट तो ये होगी, कितनी लेनी है, आपको एनर्जी की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज जो होती है, इन किलो कैलोरी में देखें तो जो नॉर्मल किलो कैलोरी होती है एज यूजुअल, जितनी की पर डे के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से निकालते हैं। चलो ठीक है, आपको अगर जैसे इस तरीके से नहीं बताऊं मैं आपको, इसको सिंपल करके बताऊं कि एक यूजुअल महिला में जितनी एनर्जी की जरूरत होती है ना, जैसे आप हो, सिंपल, अभी कोई प्रेगनेंसी नहीं है, अगर जिसके प्रेगनेंसी है उसको ये ध्यान रखें कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी की जरूरत होती है एनर्जी की, उससे 350 ज्यादा लेनी है। दैट मींस
प्रेगनेंसी में आपको कितनी प्लस 350 किलो कैलोरी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको क्या करना है, लेनी है, ये ध्यान रखें। ठीक है, इतनी आपको एक्स्ट्रा रखनी है। और अगर कोई माँ जो लैक्टेटिंग है, लैक्टेशन वाली, तो उसको 500 से लेकर 600 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी फॉर द बेबी के लिए। ठीक है, ये हो गई एनर्जी की बात, ये हो गई उसके डाइट की बात। अब बात करते हैं कि कितनी अमाउंट एक महिला, नॉर्मल महिला की बात करें तो लगभग उसको दिन की कितनी 1950 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है पूरे दिन भर के लिए। तो इसमें अगर प्लस करेंगे 350 तो कितना हो जाएगा, लगभग 2300 किलो कैलोरी एज यूजुअल नॉर्मल प्रेगनेंसी में जरूरत पड़ती है। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। उसके बाद अगर अपन आगे चलें, ठीक है, ये हो गया। अब क्या अवॉइड करना है, तो एक क्वेश्चन अच्छे से याद रखना कि विटामिन ए को अवॉइडेड है, विटामिन ए अवॉइडेड है इन द प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में ए को अवॉइड करना है, क्यों? क्योंकि जो चीज, देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस थाली में खा रहा हो उसी थाली में छेद कर रहा वाली बात। तो अगर विटामिन ए आप प्रेग्नेंट वुमेन को दोगे तो कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट या टॉक्सिक इफेक्ट आते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा जो है उसमें अंधापन देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करें प्रोटीन की, किसकी बात कर लेते हैं, अब थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा से दिखेगा। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन की, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो देखो एज यूजुअल जो होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर बात करें तो अगर आप ऐसे निकालेंगे कितना कि नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन कितना बढ़ाना चाहिए, तो इसको याद रखें कि प्रोटीन 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपको क्या करना है, बढ़ाना है। पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपको क्या देना होता है, प्रोटीन देना होता है। ठीक है, अब आपका जो अभी वजन है वो कितना है, 70 किलो है, तो 70 किलो मतलब 70 ग्राम आपको कितना लेना है, 70 ग्राम प्रोटीन तो एक लेना है। प्लस प्रेगनेंसी में कितना बढ़ता है, तो लगभग 25, कितना, लगभग 25। प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन कितना ज्यादा करना है, तो 25 मिलीग्राम, कितना, 25 ग्राम आएगा, मिलीग्राम नहीं आएगा, 25 ग्राम पर डे, 25 ग्राम पर डे आपको और बढ़ाना है। तो 70 प्लस 25 95। ठीक है, ये प्रेगनेंसी का ध्यान रखें। उसके बाद लैक्टेशन की बात करें तो लगभग 20, तो 70 लैक्टेशन में कितना हो जाएगा, लैक्टेशन में 25 70 प्लस 20 कर लो तो लगभग 90 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ये जो कलर दिख रहा है आपको ये प्रोटीन का दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया। कैल्शियम की बात करें तो देखो कैल्शियम सिंपल बात है, 2 गोली देनी होती है। कितनी देनी होती है कैल्शियम की, कैल्शियम की 2 गोली, 2 गोली 500 मिलीग्राम की। ठीक है, कितने मिलीग्राम की, 500 मिलीग्राम की 2 गोली। तो बताओ एक दिन का कितना हो गया, 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। यानी कि प्रेगनेंसी में कैल्शियम की कितनी डिमांड होती है, तो लगभग 1000 से 1200, कितना है, 1000 से 1200 मिलीग्राम लिखना है। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैल्शियम हो गया। अब बात कर लेते हैं आयरन की, किसकी, आयरन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मिटा देते हैं। बहुत हो गया खाचा पीछा, एक वापस एक बार करना पड़ेगा फिर ये सब कुछ क्लियर। ज्यादा नहीं है लेकिन छोटी छोटी चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयरन की बात करते हैं। आयरन, तो आयरन कितना देना होता है, तो देखो जो गवर्नमेंट की जो टैबलेट आती है उस पर 60 मिलीग्राम लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 60 मिलीग्राम। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो आयरन की जो टैबलेट होती है उसमें आयरन का एलिमेंट कितना होता है, तो 60 मिलीग्राम याद रखना है। नॉर्मल ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कितनी डिमांड होती है, 60 मिलीग्राम की। इसीलिए आपको एक टैबलेट दी जाती है एक दिन की आयरन की। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल अमाउंट पूछा जाए तो कितना रखोगे, 20 से 35, कितना लिखना है, 20 से 35 मिलीग्राम पर डे, मिलीग्राम पर डे। ठीक है,
ये ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद लैक्टेशन में भी 20 से 35 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, उसके बाद आयरन का ध्यान रखें आप लोग हमेशा। इसे सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप दे सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर बेस्ट है, थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर इसका बेस्ट टाइम है। सेकेंड ट्राइमेस्टर कब देना है आयरन को? आयरन शुड बी गिवन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखें। और ये ध्यान रखना है, एक गलती जो सभी करते हैं वो आपको नहीं करनी है। आयरन में जो लाइन लिखा हूं उसको ध्यान रखें, शुड नॉट बी गिवन विथ मिल्क और कैल्शियम प्रोडक्ट। ध्यान रखें इस बात को, ठीक है। शुड नॉट बी गिवन विद मिल्क एंड कैल्शियम प्रोडक्ट। शुड नॉट बी गिवन विद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखें। उसके बाद ये जो हमेशा आपको देना है, किसके साथ देना है? आयरन ऑलवेज गिवन विद विटामिन सी कंटेनिंग प्रोडक्ट, जैसे याद आ गया नींबू, ठीक है, नींबूड़ा जो आपके दिमाग में चल रहा है वही, ठीक है। तो काचा नींबूड़ा इसीलिए मंगवा रही थी वो, कौन? ऐश्वर्या, किससे? शाहरुख खान से। अगर याद आया वो गाना जो याद देखा होगा, काचा नींबूड़ा मेरे को लाए थे, तो वो इसीलिए मंगवा रही थी, उसको आयरन की टेबलेट लेनी थी। ध्यान रखना, ठीक है। हाँ आजा, रुकना है ना थोड़ी देर, ठीक है। तो याद आ ही गया होगा कि उसको आयरन लेना था, इसलिए उसने ये मंगवाया था, ठीक है। और कब देना है? जस्ट बिफोर द मील। ये ध्यान रखिए, ये चीजें ऐसे ही नहीं मिलेगी आपको। जस्ट बिफोर द मील, खाना खाने से जस्ट पहले देना है, ठीक है, अच्छे से पाचन हो जाए उसके लिए। ये आयरन का हो गया, ठीक है। फोलिक एसिड देखो, मेरे को थोड़ा निकलना भी है, जल्दी करें थोड़ा। आयरन फोलिक एसिड मॉर्निंग की क्लास रहती है तो टाइम लगता है ना, मेरे को ड्यूटी भी जाना रहता है। तो अब बारी आती है फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड देखो, फोलिक एसिड कितना देना होता है? तो 0.4 माइक्रोग्राम लिखा हुआ है किताबों में, पर जो गोली आती है उसमें लिखा होता है 0.5 माइक्रोग्राम, ठीक है। दैट मींस 500, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये ठीक है 500 मिलीग्राम, ये माइक्रो है, ये मिलीग्राम, तो 500 मिलीग्राम की टेबलेट आती है और ये ही अपने को देनी है। तो आपसे कंटेनिंग पूछा जाएगा तो 60 और 500 माइक्रोग्राम, ठीक है। दोनों ही मिलीग्राम है, एमजी है, दोनों ही एमजी है। ये अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए एग्जाम पैटर्न में तो आपको इसको क्लिक कर देना, ठीक है, खत्म कर। यह आपका आयरन का हो जाएगा। पानी आपको पिलाते रहना है, ठीक है, पानी आपको पिलाते रहना है। उसके बाद ये फोलिक एसिड क्यों दिया जाता है? तो क्वेश्चन बनता है कि फोलिक एसिड क्यों दिया जाता है? तो दो जो एंटिटीज है, दैट इज एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इससे बचाने के लिए क्या दिया जाता है? इससे बचाने के लिए आपको क्या दिया जाता है? फोलिक एसिड दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कब देना चाहिए, तो जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, वैसा तो देना चाहिए तो जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो उससे जस्ट बिफोर 3 मंथ्स, जस्ट बिफोर 3 मंथ्स। इसका मतलब समझने वाले केवल समझ सकते हैं, बाकी हर किसी के समझ में ये नहीं आएगी बात, ठीक है। उसके बाद अब और क्या बताऊं आपको, वाटर के लिए पानी आपको पीते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रानेटल में आप आ जाओ, इंट्रानेटल एंटीनेटल, एक थोड़ी सी चीज और बच गई एंटीनेटल में, एंटीनेटल विजिटिंग से रिलेटेड। एंटीनेटल विजिटिंग से रिलेटेड आइडियल विजिटिंग कितनी होनी चाहिए? 4 WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर एनसीएच के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो कितनी विजिटिंग होनी चाहिए? लगभग 12 से लेकर 15 विजिटिंग। इसमें अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो 11-12 दे रखा है, 12-13 दे रखा है, 13-14 दे रखा है और 15 दे रखा है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 12-13 विजिटिंग। वैसे मैक्सिमम विजिटिंग पूछे तो 15, ठीक है, मैक्सिमम विजिटिंग पूछे तो 15, आप 13 भी लगा सकते हो, मैक्सिमम विजिटिंग 13 भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों में ऑप्शन आपका चूज करना है आपको। उसके बाद
कैसे करवानी है तो देख लो, 7 महीने तक तो एक एक विजिटिंग हर महीने, तो कितनी हो गई 7। उसके बाद 8वें महीने 2 करवानी है, 8वें महीने 2 करवानी है, 8वें महीने 2 वीक में एक बार करवानी है, तो कितनी हो जाएगी इसमें कितनी हो जाएगी, इसमें हो जाएगी 2, दैट मीन्स 9 हो गई। उसके बाद जो 9वां महीना है उसमें हर एक हफ्ते में एक करवानी है, तो 4 प्लस करेंगे तो कितनी हो जाएगी 13, तो 13 विजिटिंग ध्यान रखें, 13 आंसर राइट होगा, है ना, 13 आंसर राइट होगा। तो ये बात दिमाग में रखें आपने कि 13 अपना राइट आंसर होगा। उसके बाद इंट्रानेट पे चलते हैं फटाफट। इंट्रानेटल की बात करो तो 7th लीग का ध्यान रखना है, 7th लीग फॉर द डिलीवरी, ठीक है, फॉर द डिलीवरी। ये 7th लीग क्या क्या है, छोटी मोटी चीजें हैं, वैसे भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ध्यान नहीं देना इसके ऊपर, ठीक है। डिलीवरी किसके थ्रू होनी चाहिए, टीबी, दैट इज ट्रेन बर्थ असिस्टेंट जो होती है, या ट्रेन बर्थ असिस्टेंट जिसे पहले दाई बोला जाता था, क्या बोला जाता था, दाई बोला जाता था, उसके थ्रू, या स्किल बर्थ अटेंडर जो होता है उसके थ्रू करानी है। ये जो टीबी है ये 2000 और 2001 में इसका कॉन्सेप्ट आया था टीबी का, जो कि ट्रेन बर्थ अटेंडर बोल सकते हो, या स्किल बर्थ अटेंडर जो होता है उसके थ्रू, ठीक है। उसके बाद अपनी पोस्टनेटल विजिट, कौन सी, पोस्टनेटल विजिट, पोस्टनेटल विजिट जो होती है वो पोस्टनेटल में आपको क्या क्या ध्यान देना है, तो पोस्टनेटल में आपको एक तो बच्चे पे ध्यान देना है जिसे अपन HbA1c बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कब आया, ये आप सर्च करके, आप अभी सर्च करें जब इस ये आया है, और उसे कमेंट में लिखिए कि सर HbA1c इतने इतने में आएगा, ठीक है, HbA1c का जो कॉन्सेप्ट है। उसके बाद नेक्स्ट मदर की बात करें तो मदर में क्या देखना है, इन्वोल्यूशन देखना है। इन्वोल्यूशन का मतलब सब इन्वोल्यूशन का मतलब क्या होता है वो आप देखें एक बार। और माँ में जो नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन है वो सारे ऑर्गन क्या है, नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में आ जाएंगे। पोस्टनेटल विजिटिंग कितनी जरूरी होती है, तो 6 विजिटिंग है, ये हर एक हफ्ता की एक विजिटिंग है, आइडियल पूछे तो कम से कम 3 विजिटिंग है, ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद इससे रिलेटेड खत्म हो चुका है, अब अपन आगे की क्लास में देखेंगे, अभी मुझे ड्यूटी निकलना है, ठीक है, ओके, थैंक यू।